बात ये होती है कि उस समय आप अपने आप को व्यस्त रखें। व्यस्त कैसे रख सकते हैं? देखिए, एक तो आप प्लान बना दें आगे 5-7 दिन का कि क्या करना है, ठीक है। प्लान ऐसे बनाएं कि एक बार कम से कम पाठ्यक्रम ठीक से मोटे मोटे जो बिंदु हैं उनको ऊपर ऊपर से देख सको, क्योंकि 5-7 दिन इतना अधिक समय नहीं होता कि हम पूरा पाठ्यक्रम एक थोरोली देख सकें। बस ऊपर ऊपर से निकालना होता है। मेन पॉइंट्स है, कुछ टेबल्स हैं, या फिर ऐसे कन्फ्यूज़न वाले बिंदु जो आपको अक्सर कन्फ्यूज़ करते हैं वो पॉइंट्स हैं, या फिर ऐसे बिंदु जो मतलब एक प्रकार से एक महत्वपूर्ण है कि परीक्षा में आने की पूरी संभावना रहती है। ऐसी चीज़ें जो है ना वही लास्ट में 5-6 दिन देखें। बाकी ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने आप को व्यस्त रखें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अपने आप को व्यस्त रखें। और पढ़ने में मन नहीं लग रहा होता है तो कम से कम पुराना पेपर लेके देखना शुरू कर दो। आप पुराने पेपर के 10, 15, 20 प्रश्न का अभ्यास करोगे तो अपने आप ही एक कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा, क्योंकि पुराना पेपर देख के जैसे ही प्रश्न के उत्तर निकलेंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई में मैंने पढ़ा है। तो थोड़ा सा अंदर से अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा। तो निकम में बिल्कुल मत बैठो। बस जैसे ही फ्री हुए, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो अभ्यास पेपर ही करो, अभ्यास में मन नहीं लग रहा तो अखबार ही पढ़ लो, अखबार में मन नहीं लग रहा है तो कम से कम कहीं कोई टेस्ट जो चल रहे हैं कहीं पे वो दे दो। मतलब कहने का ये है कि आप बिल्कुल भी फ्री मत बैठो। सो जाओ, भले ग्राउंड में खेलने चले जाओ, मैं कह रहा हूँ फिल्म देख लो, कुछ भी कर लो, परंतु इस परीक्षा के समय अपने आप को बिल्कुल ऐसे फ्री ना रखें। क्योंकि फ्री रखते ही फ्री दिमाग शैतान का घर होता है, सोचना शुरू करेगा, और सोचना ही स्ट्रेस का मेन कारण होता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ये ऐसा समय होता है जब व्यक्ति सबसे ज़्यादा संवेदनशील होता है, उसको कोई भी डरा सकता है। ये ऐसा समय होता है जब व्यक्ति अपनी सिलेक्शन की अब लालसा में, एक इतनी लिप्सा होती है सिलेक्शन की कि वो चाहता है कि बस कैसे भी करके चयन हो जाए। और इस अवधि में, परीक्षा के नज़दीक की जो अवधि होती है, इसमें स्टूडेंट हर एक की बात को सुनता है ताकि उसको लगे कि क्या पता कहीं से अच्छी चीज़ मिल जाए और मेरा सिलेक्शन हो जाए, मैं बस बाहर ना हो। इस भय से वो हर किसी को सुनने की कोशिश करता है, हर किसी को पढ़ने की कोशिश करता है, हर व्यक्ति की बात को फॉलो करने का प्रयास करता है। वो बहुत डरा हुआ होता है। तो मतलब ऐसे समय में, ऐसा लास्ट समय होता है जब व्यक्ति मानसिक रूप से सबसे ज़्यादा कमज़ोरी होती है इस समय। तो ऐसे समय मेरा ये मानना है कि हमें किसी की नहीं सुननी चाहिए, हमें हमारे मन की सुननी चाहिए, हमें हमारी तैयारी की सुननी चाहिए, हमें हमारे माता पिता पे भरोसा रखना है, हमारे ईश्वर पे भरोसा रखना है, खुद पे भरोसा रखना है। क्योंकि माता पिता के कर्म किए हुए हैं तो डेफिनेटली हमारे साथ सब अच्छा होगा। तो हमें 4 चीज़ों के अलावा दिमाग में कोई बात ही नहीं आनी चाहिए। जब भी फ्री बैठते हो तो कम से कम उस माँ बाप की शक्ल को याद कर लो, या अपना जो परमात्मा है जिस पे आप इष्ट विश्वास रखते हो उनको थोड़ा याद कर लो, या अपनी तैयारी के अपनी पुस्तकों को याद कर लो, या अपने खुद को जो आपने तपाया है वो बात याद कर लो, या हमारे जैसे किसी की कोई गुरुदेव की कोई बात कही गई बात याद रख लो, जो भी है। इसके अलावा कुछ चीज़ें दिमाग में मत लाओ। तो कहने का मतलब है कि दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि दुनिया से इस समय दूर रहें, ठीक है, दुनिया से दूर रहें। इसका साफ मतलब है कि इस समय आपको कम से कम, दुनिया का मतलब ये है कि सोशल मीडिया से बहुत दूर हो जाए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप कोशिश ये भी करो कि यूट्यूब की दुनिया से भी ज़्यादा नज़दीक न रहो, क्योंकि यूट्यूब पे भी आपकी परीक्षा आगे बढ़ाने वाले पता नहीं क्या क्या बकवास करने वाले खूब लोग मिलेंगे। कोशिश करो कि इन चीज़ों से बहुत दूर रहो, क्योंकि ये लोग आपका ब्रेन, उस समय मानसिक कमज़ोरी की काल है इस समय, और हम है वो भटकते हुए 1 मिनट लगाते हैं, ठीक है। इस दुनिया से दूर रहें। मेरा यह मानना है कि साथियों से भी दूर रहें, ठीक है। हालांकि कोई पॉजिटिव लोग हैं तो ठीक है, लेकिन जो नकारात्मक लोग हैं, ऐसा कोई अच्छा मित्र भी है आपका लेकिन है बहुत नेगेटिव, तो ऐसे नकारात्मक लोगों से दूर रहें। पूरा प्रयास करें कि उनको पास भी भटकने ना दें, उनसे थोड़े से दूर हो जाए। क्योंकि ये लोग लास्ट में आपका दिमाग ख़राब कर देंगे। चौथी बात, किसी की सामग्री ना देखें, सिर्फ अपनी सामग्री। लास्ट टाइम में ऐसे विचार आते हैं, सभी की सामग्री हम देखते हैं, तब क्या होता है, हमारी सामग्री पे हमें अविश्वास हो जाता है। हमें लगने लगता है क्या पता मैंने कुछ कम तो नहीं पढ़ा है, हमें ये लगने लगेगा क्या पता उसकी तैयारी, हम तुलना करके बैठ जाते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इन लोगों से दूर रहें, दूसरों की सामग्री से लास्ट टाइम में दूर रहें, ठीक है। अन्य सामग्री जो है, अन्य लोगों की सामग्री से दूर रहें। क्यों? क्योंकि इसको देखकर आप क्या करोगे, आप निश्चित तौर पे उस सामग्री को देखकर आप अपनी सामग्री पे डाउट कर बैठोगे, और अगर आप अपनी सामग्री पे डाउट करोगे तो डेफिनेटली आप अवसाद का शिकार हो सकते हैं। इन चीज़ों से दूर है, मतलब ये है कि आप किसी से कोई, हाँ ठीक है, कुछ 1-2 अच्छे मित्र हैं, बहुत पॉजिटिव लोग हैं, अपने घर वाले हो चाहे कि कोई भी हो सकता है, उनसे संपर्क में रहें और उनसे नॉर्मल बात कर लो आप, ठीक है। बाकी अन्य लोगों की सामग्री देखकर अपनी किसी से तुलना ना करें। कोशिश ये करें कि आप किसी से भी अपनी दुनिया से दूर रहें और ये सारी बातें करें, ठीक है। तीसरी बात क्या होती है, तुलना ना करें किसी से भी। अगर आप अपनी तुलना करने बैठ गए
तो फिर क्या होगा, तुलना अपनी सामग्री की किसी के स्कोर की टेस्ट सीरीज देने जा रहे हो, वहाँ पे किसी से आपको नंबर कम आ गए, किसी के नंबर अधिक आ गए, तो आप तुलना कर बैठोगे। क्योंकि देखो टेस्ट सीरीज़ के स्कोर जो होते हैं ना, ये सिलेक्शन के मानक नहीं है। क्यों? कई बार टेस्ट सीरीज़ में ऐसे ऐसे लोग टॉप कर जाते हैं जो लास्ट फाइनल में सिलेक्शन नहीं होते। मैंने भी ऐसे कई सारे हज़ार एग्जाम्पल देखे हैं। तो ऐसे लोगों से तुलना ना करें। तो इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि एंड लास्ट टाइम में टेस्ट वगैरह से भी दूर रहें। क्यों? क्योंकि कई बार कठिन प्रश्न कोई पूछ लेता है, फिर वही प्रश्न आता नहीं हमें, तब हमारी पूरी सामग्री पे डाउट हो जाता है, और पूरी सामग्री पे डाउट होने के बाद में स्ट्रेस लाजिमी है। तो कोशिश करो कि अंतिम समय में पुराने पेपर ही देखें, टेस्ट से बचने का प्रयास करें, मेरा ये मानना है। ठीक है, तुलना ना करें, तो तुलना ना करें, किसी से भी तुलना ना करें, ना खुद की ना अपनी सामग्री की। अच्छा, दूसरी बात क्या है, अब लास्ट में टेस्ट सीरीज़ के कई सारे टेस्ट वगैरह होंगे, ठीक है, इनसे बचें अब। क्यों? क्योंकि आगे अगर इन्होंने किसी ने टेस्ट सीरीज़ वैसी टफ ही बनती, चाहे मेरे से बनो या किसी से भी बनो, पेपर टफ बनेगा। अब देखो, किसी भी विषय की सीमा नहीं होती, विषय बड़े लंबे चौड़े गहरे विषय होते हैं, और हम कभी भी ये दावा नहीं कर सकते कि पूरा आपको आता है। चाहे मैं भी पेपर करने बैठूंगा ना, तो मेरे से भी गलती पॉसिबल है, आपसे भी होगी, सभी से होती है। ठीक है ना? तो फिर क्या होगा कि टेस्ट सीरीज़ का काम यही होता है, वो ऐसे ऐसे सवाल दे देंगे जो 15 सवाल भी आपने उसमें से कभी सुने हुए नहीं आ गए। तो ऐसी स्थिति होगी आपकी कि आपको अपनी पूरी पिछले 6-7 महीने की जो तैयारी थी, उस पूरी तैयारी पे आपको डाउट हो जाएगा। और इस प्रकार का संदेह होना किसी भी दृष्टिकोण से एग्ज़ाम टाइम में ठीक नहीं होता। ठीक है ना? क्योंकि अगर यही बात 4 महीने पहले होती तो हम अपना मटेरियल चेंज करते। अभी हम मटेरियल चेंज करने की स्थिति में नहीं है। ठीक है ना? इसलिए अभी मेरा माने कि टेस्ट सीरीज़ ना दें, इसकी बजाय पुराने पेपर कोई भी लोक सेवा आयोग के आप देख लो, उसमें से 20-50 सवाल निकाल लो, वो बेस्ट है। ठीक है? क्योंकि लोक सेवा के जो पेपर होते हैं ना, वो बेसिकली एक साइकोलॉजी से बने हुए होते हैं, जिसमें से 60-70% पेपर आसान होते हैं, प्रश्न 15-20% प्रश्न थोड़े से मॉडरेट होते हैं, और 10% सवाल बड़े टफ होते हैं। ठीक है? तो फिर हम क्या है, 60-70% आसान वाले आराम से सही कर लेते हैं, 15-20% जो मॉडरेट होते हैं उसमें से भी हम सेंध मार के 10% कर लेते हैं, और 2-4% सवाल हम टफ में से कर लेते हैं, और इस तरह से हमारा स्कोर 70% तक चला जाता है। कोचिंग सेंटर के जो पेपर होते हैं ना, वो बेसिकली इस साइकोलॉजी पर फॉलो नहीं करते, वो लोग 100% ही पेपर टफ बना देते हैं। तो फिर क्या होता है कि हमें लगने लगता है कि हमारी तैयारी अपूर्ण है। ठीक है? ये बात देखो, कोचिंग सेंटर से टेस्ट सीरीज सभी की मैं बात करूँ, मैं बनाता हूँ ना, तो मेरे से भी 100 के 100 आर्ट बनते हैं, क्योंकि ह्यूमन नेचर है। क्या नेचर है? नेचर ये है कि जब हम प्रश्न बनाने बैठते हैं ना, तो हमारे दिमाग में ये आता है कि ये क्या सवाल सरल दूँ, थोड़ा टफ देता हूँ। तो फिर मैं प्रश्न ऐसा ही बनाऊंगा जो शायद मुझे नहीं आ रहा हो, या मुझे लग रहा हो कि मेरे को पहले नहीं आता था ये, तो मैं वो प्रश्न दे दूंगा, मैं आपकी जांच करूंगा। ऐसे करते करते 100 सवाल ऐसे ही बनते हैं। फिर आपका स्कोर नहीं आएगा, स्कोर नहीं आएगा तो आपके साथ में ये स्थिति आ जाएगी, आपको लगेगा कि मेरा तो कंटेंट ही कोई काम का नहीं, मेरी तैयारी कोई काम की नहीं, और डिप्रेशन हावी हो जाता है। ठीक है? तो इस तरह से टेस्ट सीरीजों से बचें, किसी से तुलना ना करें, दुनिया से दूर रहें, अपने आप को व्यस्त रखें। पढ़ने में मन नहीं लगता तो टेस्ट पुराने पेपर दे दें, पुराने पेपर में मन नहीं लग रहा तो गाने सुन लें, कहीं बाहर घूमने चले जाएं, या मैच खेलने चले जाओ, कुछ भी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आधा घंटा 1 घंटा खेलने से। पढ़ाई देखो बहुत हल्के मन से होती है, लोड से नहीं होती। ये काम, अध्ययन ही एक ऐसा काम है जो शांत चित्त से किया जा सकता है। जोर ज़बरदस्ती इस काम को आप नहीं कर सकते। ठीक है ना? गाने सुन लो आप, जब भी, मैं भी कई बार ऐसी स्थिति आती है ना कि मन नहीं लग रहा होता है कि यार इतना कब होगा, अच्छे से आप गाने सुन लेता हूँ 2-4, फिर वापस अपने आप को मोटिवेट करता हूँ कि मैंने मेरा 100% दिया है, और अभी लास्ट एग्ज़ाम तक मैं मेरा 100% दे दूंगा, बाकी मैं सब नियति पे छोड़ देता हूँ। ठीक है? तो ये चीज़ें करें, व्यस्त रखें, दुनिया से दूर रखें, तुलना ना करें, टेस्ट सीरीज वगैरह से बचें अभी इन दिनों। बाकी इन लोगों से तो खैर, इन चीज़ों से तो दूर होना ही होना है आपको। और अब एक और बात, ना अब कोई नया टॉपिक पढ़े। आपने मान लो कोई टॉपिक छोड़ रखा है अपनी तैयारी के दौरान, नहीं पढ़ा आपने पहले, नया टॉपिक ना पढ़े अब। क्यों? क्योंकि कोई भी टॉपिक अगर हम 2-3 बार नहीं पढ़ते हैं, तो निश्चित तौर पे उस टॉपिक का कोई परिणाम नहीं निकलता। ठीक है? और पुराने टॉपिक को ही बार बार पढ़ें। नया टॉपिक अभी आप पढ़ोगे तो इतना समय नहीं है कि हम नए टॉपिक को बढ़िया कर सके। तो पहले किसी कारण से छोड़ा है तो अभी वो छोड़ा ही रहने दो आप। ठीक है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर व्यक्ति की तैयारी 90% बढ़िया होती है, 10% सभी से छूटता है। ठीक है? तो उसका कोई इश्यू नहीं है, 1-2 सवाल को इधर उधर हो जाते हैं। तो नए टॉपिक अब ना पढ़ें। हाँ, आपको लगता है कि ये टॉपिक मोटा मोटा ऊपर से देख लेना चाहिए, तो थोड़ा सा परिचय करवा लो। जैसे मान लो हम दक्षिण भारत है हमारे हिस्ट्री के अंदर, तो दक्षिण भारत में हम क्या करते हैं, चोल चालुक्य पल्लव राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की, इनकी राजधानियाँ कहाँ हैं, और थोड़ा देख लेते हैं बंदरगाह वगैरह कौन से हैं, पहला राजा कौन सा था, लास्ट राजा कौन सा है, बस इतना देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन हो जाता है। और अगर सवाल आ गया तो कर लेंगे, नहीं आया 1-2 तो कोई ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? तो ऐसा परिचय कर सकते हो, गूढ़ तैयारी नहीं करनी है, बस सामान्य परिचय किया जा सकता है इसका।
ठीक है। वो भी अगर मन नहीं लग रहा, आपको लग रहा है कि आपको ये लग रहा हो कि भाई मैंने पढ़ तो लिया है इसको, लेकिन मेरा ये टॉपिक ही कमज़ोर है, जैसे कई बच्चों की गणित कमज़ोर है, कई की इंग्लिश कमज़ोर है, तो जब ये चीज़ कमज़ोर है ना तो फिर छोड़ ही दो। क्यों? क्योंकि आप गणित, इंग्लिश ये सब्जेक्ट अभी 5-7 दिन में नहीं कर सकते, उसको तो पूरा ही छोड़ दो। लेकिन सब्जेक्ट का कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ, तो बड़ा बड़ा ऊपर ऊपर से देख लो। आपको अगर लग रहा है कि नहीं होगा मेरे से अभी ये, तो उसको छोड़ दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूँ कि आप 90% तैयारी अपनी बढ़िया रख लो। 500 का पेपर है मान लो, तो 450 की तैयारी, 450 का पेपर है तो 400-410 की तैयारी ठीक से हो जाती है। अब आप काउंट कर लो कि कितने नंबर का आपने छोड़ा है, तो आप पाओगे 20-30 नंबर का छूटा हुआ है। तो 410 से ऊपर आपकी तैयारी है ना, तो बेहतरीन स्कोप है। क्योंकि किसी भी पोर्शन में अगर 410-20 की तैयारी है ना, तो कट ऑफ इतनी थोड़ी जाती है, ठीक है, बहुत सामान्य कट ऑफ रहती है। तो ऐसी नया टॉपिक अब ना पढ़े। अब देखो मैं कह रहा हूँ कि नया टॉपिक भी ना पढ़े, तो सीधी सी बात है कि नई सामग्री तो खैर मैं वैसे ही आपको कहूँगा दूर रहें, ठीक है, नई सामग्री से बहुत दूर रहें। अभी नई सामग्री अगर आप नई किताब वगैरह लाओगे तो अभी आप उसका कुछ नहीं कर पाओगे, सिर्फ और सिर्फ अपने पुरानी सामग्री के साथ आप तुलना करोगे और टेंशन में आओगे। तो नई सामग्री से भी इन समय में आप दूर रहें। इस समय में आवागमन भी बंद कर दें, आना जाना कहीं पर भी ऐसा कोई आवागमन नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि इस समय खान पान का भी ध्यान रखें, जीवन शैली का भी, क्योंकि बीमार भी हो सकते हो। वायरल फीवर हो गया ना तो बहुत हालत ख़राब हो जाएगी। तो इस समय आपकी जीवन शैली का पूरा ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि अगर बीमार हो गए ना तो पूरी तैयारी जो है वो धारी रह जाएगी। और मैंने ऐसे कई सारे स्टूडेंट देखे हैं जो एग्ज़ाम टाइम में बीमार हो जाते हैं, ठीक है। खान पान का, जीवन शैली का क्या मतलब है? खान पान का ध्यान रखना, आने जाने का ध्यान रखना, सोने का भी ध्यान रखना पड़ता है। कई बार लोग ऐसे चालू करके सो जाते हैं और वो ठंड से जुकाम वुकाम हालत ख़राब हो जाती है ना। खाने पीने का, सारी चीज़ों का इस समय ध्यान रखें, ज़्यादा आवागमन ना करें इस समय। तो इस समय है वो एक प्रकार से ये अपने आप को देने का समय है। ये चीज़ें अगर ध्यान रखोगे ना तो स्ट्रेस नहीं आएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, सुबह आराम से टाइम से उठें, अपने आप अपनी किताबों में लग गए, और मन नहीं था पेपर कर लिया, मन नहीं था गीत सुन लिए, खाना वाना खा लिया, सो गए, फिर वापस वही प्रक्रिया। दुनिया से कोई संपर्क नहीं, कोई मतलब नहीं, बस यही तो करना है और क्या करना है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो बेहतर है। नहीं तो क्या, अगर आपने आवागमन बहुत ज़्यादा कर लिए, एक दिन खराब हो गया ना आपका, तो आपके आगे के 5 दिन खराब होंगे। क्योंकि एक दिन खराब होते स्ट्रेस आएगा, यार मेरा समय खराब हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये सोच के आगे का और समय खराब होगा। तो अभी न तो आप बिल्कुल समय खराब ना करें, इसलिए क्या कह रहा हूँ, लगातार अपने आप को व्यस्त रखें। अब आवागमन में क्या होगा, समय खराब होता है। जीवन शैली का ध्यान इसलिए रखा जाना जरूरी है कि बीमार ना हो जाओ, ठीक है। नई सामग्री और नए टॉपिक से दूर इसलिए ज़रूरी है कि कहीं आप अंडर कॉन्फिडेंस ना आ जाओ, ठीक है। और टेस्ट सीरीज वगैरह ये इसलिए कि कहीं मॉरल डाउन ना हो जाए। कुछ ऐसे लोग, नकारात्मक लोगों से भी दूर रहे, क्योंकि ये ऐसे लोग होते हैं जो आपको ऐसा अंदर से ला के सवाल पूछेंगे, भाई आप पागल हो जाओगे, कहाँ से आ गया ये सवाल। फिर उस सवाल के चक्कर में आप अपनी पूरी तैयारी खराब कर दोगे। तो बेहतर है ऐसे लोगों से दूर रहें। मैं मानता हूँ कि 410-15 का आपके तैयार है ना, 450 में से बेस्ट कभी आता ही नहीं है। ध्यान रखना, बेस्ट हमेशा खाली रहता है। हर व्यक्ति बेटर ही करता है। आप बड़े से बड़े पद पे जाओगे ना, तब भी आपको कमी खलेगी कि बेस्ट बाकी रह गया। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मेरे कुछ टॉपिक छूटे, वो तो कोई बात नहीं, लेकिन जो टॉपिक मैंने करे हैं ना वो बेस्ट नहीं हुए, मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको मैं 10 साल दे दूँ ना तो भी बेस्ट नहीं आएगा। बेस्ट कभी आ ही नहीं सकता, व्यक्ति कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता। आप स्कूल लेक्चरर बन के कॉलेज की तैयारी करोगे, तब आप देखना कि आपको लगेगा यार मुझे तो कुछ इतिहास आता ही नहीं था पहले, अभी आ रहा है। जब जब आप नया नया पढ़ते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, उम्र के नए पड़ाव पे जाओगे, पीछे वाला आपको अपना ही कमतर लगेगा, कभी बेहतर नहीं लगेगा। अब मैं वर्ल्ड हिस्ट्री, मैंने पूरा इतिहास रिकॉर्ड किया, आपको पता है, फर्स्ट ग्रेड के बैच लिए, हज़ारों स्टूडेंट पढ़े। अभी मैं वापस वीडियो देखता हूँ, मुझे वापस लगता है कि नहीं यार मुझे वापस करना चाहिए ये। क्यों? जबकि बच्चों का फीडबैक आता है कि सर बहुत शानदार पढ़ाया, लेकिन मुझे कई बार ऐसे लगने लगता है कि थोड़ा सा इसको और बेहतर किया जा सकता था। एक लेखक किताब लिखता है, लिखने के बाद वापस से वो खुद ही पढ़ता है ना, तो उसको लगता है कि इसमें कुछ और संशोधन की गुंजाइश है। तो बेस्ट कभी नहीं आता। आप ये सोच समझिए इस बात को। आप जब जब जिंदगी में आगे बढ़ोगे ना, आपको अपने द्वारा किया गया बेस्ट कार्य पीछे वाला कम लगना शुरू हो जाएगा। इसलिए कहता हूँ कि जीवन में हमेशा सुधार की गुंजाइश बनी रहती है। मैं मेरे 2 साल पहले की वीडियो देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि यार मैं क्या बोलता था पहले। लेकिन बच्चे आज भी कहते हैं सर आप बहुत अच्छा गाइड करते हैं, जो भी है। लेकिन मैं मेरा वीडियो देखता हूँ, मुझे लगता है कि नहीं, इसमें और बढ़िया किया जा सकता है। और हर बार मैं सुधार करने के प्रयास करता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ये नहीं सोचे कि आपका बेस्ट नहीं हुआ है। देखो बेस्ट कभी आएगा भी नहीं, बस आप बेहतर करते जाओ, बेहतर करते जाओ। और निश्चित तौर पे ये बेहतर 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 दुनिया से बेस्ट हो जाता है। आपके लिए बेस्ट नहीं, औरों से बेस्ट होता है। मैं कह रहा हूँ कि आपने अपने स्तर पे
बेटर किया है, और आप अपने स्तर पे बेस्ट कभी कर भी नहीं पाओगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, आपका बेटर इतना बढ़िया होना चाहिए कि आप जितने और स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनसे बेस्ट हो जाते हो, लेकिन आप उनसे बेस्ट भले ही हो जाओ, लेकिन आप अपने लेवल पे कभी अपने आप को बेस्ट फील नहीं करोगे। मेरा फर्स्ट ग्रेड में 13वीं रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ ना, तो मुझे पता क्या लगा, मुझे ये लगा था कि यार इसको और बढ़िया किया जा सकता था। अब बाकियों से तो मैंने बेस्ट किया, लेकिन मैं मेरे स्तर पे बेस्ट नहीं हुआ। फिर मेरा जब कॉलेज में सिलेक्शन हुआ तो मुझे वापस यही फीलिंग आई कि यार इसमें और बढ़िया स्कोर किया जा सकता था। बाकियों से तो मैं बेस्ट हुआ, बट मैं मेरे स्तर पे बेस्ट नहीं हो पाया। और आज भी सोचता हूँ मुझे और कुछ पढ़ना है, मैं अभी भी बेस्ट पूर्ण नहीं मान रहा हूँ खुद को। कई सारी चीज़ें ऐसी मुझे आज भी सीखनी बाकी है, लेकिन हो सकता है कि आप लोग मुझे बेस्ट मान रहे हो, लेकिन मैं अपने आप को नहीं मानता, होता नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ ऐसी चीज़ों से ज़्यादा ना सोचें, तो इन चीज़ों का सामान्य ध्यान रखें। और अगर आप ये चीज़ें करोगे ना तो निश्चित तौर पे स्ट्रेस में नहीं रहोगे आप, ये बात तय है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं हमेशा अपने में मस्त रहने वाला व्यक्ति हूँ। और हमेशा एग्ज़ाम टाइम में तो मैं 15 दिन किसी से बात नहीं करता था। अपना मोबाइल, गाने सुनो अच्छे से, पुराने पेपर निकालो और अपने रजिस्टर को वापस देख लो। अच्छा, उसमें भी इन दिनों में मैं ऐसे टॉपिक देखता था जहाँ से ज़्यादा सवाल आने वाले होते हैं। पुराने पेपर के दिन से पता चल जाता है कि किस टॉपिक से कितने सवाल ज़्यादा आते हैं। उन टॉपिक्स को ही देखता था। बस कोशिश रहती थी कि 450 में से लगभग आपकी 80% सिलेबस जो है वो हम इन दिनों में मोटे मोटे तौर पे देख लें। ये चीज़ें करोगे तो स्ट्रेस नहीं आएगा, ठीक है। बाकी आप अपने एग्ज़ाम डेट के बारे में सोचो, बस उस दिन तक आपको अपना 100% देना है, ठीक है। आप अपने लेवल पे जितना बढ़िया कर सकते हो उतना करिए, फिर रिजल्ट के लिए ईश्वर पे छोड़ दीजिए, माँ सरस्वती पे छोड़ दीजिए, वो अपने ऊपर ऋण नहीं रखती। ये मेरा बहुत व्यक्तिगत मानना है, और ऐसे परिणाम भी मेरे सामने हज़ारों निकले हैं। ये तो बात हो गई स्ट्रेस मैनेजमेंट की। अब मैं बात करूँगा कि प्रश्न पत्र कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि ये भी कई बच्चों की समस्या होती है। मेरा ये मानना होता है, हमेशा मैं मानता हूँ कि जितनी तैयारी महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण ये होता है कि आप पेपर को अटेंड कैसे करते हो, ठीक है। देखो, जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उससे एक दिन पहले आप एग्ज़ाम सेंटर पे चले जाओ, सेंटर देख लो पूरा, जो भी आरपीएससी की या जो भी एग्ज़ाम है आपका उसकी गाइडलाइन पूरी अच्छे से पढ़ लो, प्रवेश पत्र, आई कार्ड वगैरह सब सेट कर दो, और उसके बाद में जब एग्ज़ाम देने जाओ तो 1-2 घंटे पहले ही जाओ वहाँ पे। लेकिन ध्यान रखना, वहाँ पे किसी से कोई बात नहीं करनी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम हॉल सेंटर के आगे ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो पुराने प्रश्नों पर चर्चा कर रहे होंगे, किताबें लेके बैठे होंगे। छोड़ दो आप इन चीज़ों को। परीक्षा से एक दिन पहले रात को सोते वक्त सोने तक पढ़ लो, सो जाओ। उसके बाद सुबह उठ के टाइम मिलता है तो भले देखना चाहते हो तो देख लो, लेकिन मैं सोचता हूँ कि नहीं देखना चाहिए। सुबह सुबह रात को 10 बजे 11 बजे आप सो रहे हो, उस समय किताबें साइड में रख दो और सो जाओ, और सुबह उठ के टाइम पे एग्ज़ाम देने निकल जाओ। हल्का नाश्ता करके आराम से एग्ज़ाम सेंटर पे चले जाओ। वहाँ पे विषय वस्तु से संबंधित किसी से कोई बात नहीं करनी। कोई बात कर रहा है तो करने दो, अपन साइड में आ जाओ आप। फिर पूरी चेकिंग वोकिंग होके अंदर जाओगे, और अंदर जाने के बाद में अच्छे से पानी वानी पी लो, वॉशरूम जा लो। उसके बाद में वापस टेबल पे बैठ जाओ, और उस समय अपने आराध्यता देव जो भी है, आप जिसको भी मानते हो उनको याद करो, माता पिता को याद करो, अपनी तैयारी के दिन याद करो, अपनी मेहनत की उसको याद करो। फिर ओएमआर शीट आएगी, उसको बड़े शांत चित्त से भर लो। कई बार ओएमआर शीट भरने में गलती कर देते हैं। वो पूरी फॉर्मेलिटीज़ जो है ओएमआर शीट में, रोल नंबर वगैरह सारी चीज़ें एक एक देख के अच्छे से भर लो। फिर पेपर दे देंगे, और पेपर देने के बाद में फिर आप अपना काम शुरू कर दो। इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, और परीक्षक से लड़ना झगड़ना विक्षक से नहीं करना, क्योंकि इससे आपका ही दिमाग खराब होगा, ठीक है। फिर जब पेपर स्टार्ट हो जाता है तो देखो क्या होता है ना कि हमारे पास खूब टाइम होता है, ठीक है। हालांकि कुछ सब्जेक्ट के लिए टाइम की कमी रहती है, कुछ सब्जेक्ट के लिए टाइम खूब होता है। कई सारे तरीके हैं, ठीक है। अब आप क्या करो, देखो मेरा एक रूल्स है। हो सकता है कि मैं ये बातें बता रहा हूँ, ये बातें हर किसी के लिए लागू ना हो, लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है वो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। आप भी फॉलो कर सकते हो, आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। ये किया जा सकता है कि कभी भी, मैं हमेशा कहता हूँ आपको कि जब पहला प्रश्न देखो तब पहला ही करो, दूसरा देखो ही मत। स्टूडेंट क्या करता है, सारे प्रश्न देखने शुरू कर देता है। तो सभी प्रश्न जो है वो एक साथ मत देखो। क्यों? क्योंकि अगर आपने देख लिए और बीच में 1-2 प्रश्न ऐसे जो आपने नहीं सुने हुए, तो आपके पूरे 2 घंटे दिमाग में सवाल घूमते रहेंगे। मैं जब भी पेपर करने जाता था तो सबसे पहले क्या करता था, पहला प्रश्न देखा, पहले प्रश्न देखता था, दूसरा करता भी नहीं था, देखता भी नहीं था दूसरे में क्या है। पहले पर पूरा टाइम दिया, उसको कर लिया, आ रहा था नहीं आ रहा था देख लिया। मान लो कि चारों विकल्प नहीं आ रहे थे। अब अगर चारों विकल्प नहीं आ रहे हैं तो फिर मैं क्या करता था, चारों ही विकल्प नहीं आ रहे, अपने को कोई आइडिया नहीं है। जब चारों विकल्प का कोई आइडिया नहीं है तो मैं उसको ऐसे लाल घेरा कर देता था,
उस प्रश्न पे मैं वापस समय नहीं खराब करूंगा। अगर 3 विकल्प नहीं आ रहे हैं, अगर 3 विकल्प नहीं आ रहे थे तो भी मैं उसको गहरा कर देता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि गलत होने के चांसेस बहुत अधिक रहते हैं। बस ये 2 ही छोड़ता हूं। अगर चारों विकल्प नहीं आ रहे हैं, अगर तीनों विकल्प नहीं आ रहे, भले 100 में से 30 छूटे तो छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि फिर उसका मतलब पेपर बहुत टफ है। अच्छा, अब 2 स्थितियां और रहती है। अगर 2 विकल्प आपको बैठ रहे हैं तो मैं डेफिनेटली करता हूं, और बाकी तो खैर करना ही है। 1 विकल्प वाला और 2 विकल्प, ये 2 प्रश्न तो मैं डेफिनेटली करता हूं, और 3 और 4 विकल्प नहीं आ रहे हैं वो मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि यहाँ असभ्य तुक्का लगाना घातक हो सकता है। अब 1 या 2 विकल्प में अगर 150 के 150 प्रश्न ऐसे हैं जिसमें या तो मुझे कन्फर्म आ रहे हैं या 2 में मैं कन्फ्यूजन में हूं, मैं सारे कर लेता हूं। लेकिन अगर 3 विकल्प नहीं आ रहे हैं, 4 विकल्प ही नहीं आ रहे हैं, तो मैं छोड़ देता हूं। तो सबसे पहला मेरा ये रहता है कि मुझे करने कौन से, छोड़ने कौन से। मैं अपने आप में श्योर रहता हूं मुझे छोड़ना कौन सा और करना कौन सा है। अगर प्रश्न ऐसा आया जिसमें चारों विकल्प नहीं आ रहे, मैं रेड पेन घुमा देता हूं। और यकीन मानिए 150 में से 10 एक सवाल ऐसे होते हैं, तो 10 एक सवाल तो रेड मार्क करके निकल गए, पीछे बचे 140। 140 में से 5-6 सवाल ऐसे होते हैं जिनमें तीनों विकल्प का कोई अंदाजा नहीं है, उसको छोड़ दिया। 15 प्रश्न छूट गए। ठीक है, 15% का क्या मतलब हुआ? 15% का मतलब हुआ आपके लगभग 90%। ठीक है, 90% सवाल, 15% 10% सवाल सॉरी वो छोड़ दिए। अब 90% सवाल मैं पूरे मन से करूंगा। अब जो शेष, मान लो ये 10% ऐसे सवाल होते हैं, इनको तो आप रेड पेन कर दो ताकि आपका समय खराब नहीं होगा। अब इनमें से भी कई ऐसे सवाल होते हैं जो ललचाते हैं, कर ले, लेकिन मैं ऐसा कहता हूं मत करना। क्यों? क्योंकि अगर आइडिया नहीं है तो गलत करने से बेहतर है अपना समय यहाँ दे दो। अब 90% सवाल ऐसे होते हैं जो 1 या 2 विकल्प में से होते हैं। 1 विकल्प वाला तो हाथों हाथ सही हो जाता है। ठीक है, उसमें ज़्यादा दिक्कत होती नहीं। अब 2 विकल्प वाले हमें थोड़ा सा समय मांगते हैं। तो अक्सर मेरा ये रहता था कि मैं 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते 150 सवाल तक मैं आता हूँ। अब मेरा करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। अब मैं हमेशा यही करता हूँ कि जैसे देख लिया मैंने, जैसे मान लो कि हिस्ट्री है, हिस्ट्री का जैसे मान लो पहले प्राचीन भारत के सवाल आए 25-30 सवाल जो भी, तो प्राचीन भारत के 25-30 सवाल आए, या फिर ऐसे भी आ सकते हैं कि स्टार्टिंग में मैंने 25 सवाल जो है या 30 सवाल पहले के अटेंड किए बढ़िया, और उसके मैंने बबल्स कर लिए बस। क्यों? क्योंकि दबाव कम पड़ जाता है कि 30 हो गए, पीछे 120 ही बचे। ठीक है, फिर अगले 30, अगले 30, अगले 30 ऐसे करके 30 150 कर लिए। अब 150 में से 10% तो रेड पेन पे निकल गए, मान लो ये 30 है, तो 30 में से मान के चलिए 4 या 5 सवाल आपके लाल घेरे के हो जाते हैं, मतलब छूट जाते हैं, पीछे 25 ही बचते हैं। 25 में से आपने एक विकल्प वाले लगभग 18 ऐसे सवाल होंगे, तो वो आप सीधे सही कर देते हो और उसके गोले भर दो। अब इसमें से मान लो 4 या 5 ऐसे बचे जो 2 विकल्प में सोचने की आवश्यकता है, उस पर टिक मार्क करके रख दो, क्योंकि उसके ऊपर अपन बाद में समय और देंगे। फिर दूसरे 30 में भी यही, तीसरे 30 में भी यही, चौथे 30 में यही, 5वें 30 में यही। तो 530 सवाल किए ना, तो उसके बाद स्थिति ये आई कि 5 बार ये लगभग 15-20 सवाल तो रेड मार्क से 15 एक सवाल निकल गए। ठीक है, और अब 15 एक सवाल निकल गए, मान लो 150 सवाल है ना, तो 135 सवाल जो है उसमें से 15 सवाल तो बिल्कुल हमने छोड़ दिए। अब पीछे 135 बचे, 135 में से लगभग 100 सवाल ऐसे होते हैं जो हमने एक विकल्प में सही कर दिए, लगभग 100 के आसपास सवाल। ये मैं इतिहास की बात कर रहा हूँ, गणित की नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है वहाँ मामला कुछ अलग हो, 80 भी हो सकते हैं, 90 भी हो सकते हैं। ठीक है, अब 30-35 प्रश्न ऐसे बचे हैं जो डबल विकल्प में हैं, अब सोचने की आवश्यकता है। फिर मैं उसको वापस लाता हूँ, पेपर को पहले प्रश्न से शुरू करता हूँ, ओ मार्कशीट को देखता हूँ, ये 8वां छूटा होगा, सीधा 8वें प्रश्न पे जाता हूँ। ओ मार्कशीट में 8वां प्रश्न खाली है, देखा 8वां खाली, 8वें प्रश्न पे जाता हूँ, उसको वापस पढ़ता हूँ, 2 में से कौन सा विकल्प मुझे ज़्यादा ठीक लग रहा है उनको मैं कर लेता हूँ। फिर देखा 16वां छूटा हुआ, फिर वही ओ मार्कशीट में देखता हूँ, क्योंकि पेपर में ऐसे चेक करेंगे ना तो समय लग जाता है। ओ मार्कशीट में चेक करो कि कौन सा खाली रहा हुआ, फिर देखा 16वां खाली है, सीधे 16वें पे जाओ, 16वें को ठीक से चेक करो। जैसे ही आप 16वें को चेक करोगे आपको लगेगा कि हाँ ये किया जा सकता है, फिर मन नहीं मान रहा है तो छोड़ सकते हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि 2 विकल्प वाले हम ऐसे छोड़ नहीं सकते। ठीक है, फिर रिस्क कुछ तो लेनी पड़ेगी। ऐसे करते करते ओ मार्कशीट के अंदर वो 15-20 सवाल थे, वो भी हमने लगभग भर दिए। अब हमारा पेपर ऑलमोस्ट हो गया है, पीछे अब समय भी ज़्यादा नीचे इस बचेगा। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करते। ठीक है, मान लो कि 2.5 घंटे का पेपर है, तो 2.5 घंटे का पेपर है, मतलब 150 मिनट है, तो हर भाग को आधा घंटा दे दो आप आराम से। तो पहली बार निकलोगे तो ऐसे 20-20 मिनट में हो जाता है, मतलब जैसे एक घंटे 1.25 घंटे में पेपर हो जाता है, 1-1.5 घंटे में हो जाएगा।
फिर आधा एक घंटा पीछे उन कन्फ्यूज़न वाले सवालों को दे दो। तो इससे क्या होता है कि फिर लास्ट में 15-20 मिनट ओएमआर शीट वापस देख लो कि छूटे कौन कौन से, फिर छूटे हुए ये 15 सवाल ही होते हैं, ठीक है, वो वापस चेक कर लो कि क्या फिर इनमें कोई गुंजाइश है करने की, नहीं गुंजाइश है तो छोड़ दो फिर। तो इस तरह से आप ओएमआर शीट को हैंडल किया करो, 30-30 के कर लो, ठीक है, 5 भागों में पेपर बांट लो। जैसे फर्स्ट पेपर है तो फर्स्ट में आप जैसे हिस्ट्री है, पहले 15 सवाल आ गए तो पहले 15 बढ़िया तरीके से अटेंड करके और उसके बबल कर लो। फिर जैसे मैनेजमेंट आया उसके 15 सवाल आएंगे, उसको अटेंड करके उसके बबल्स कर लो। कन्फ्यूजन वाले हैं उसको छोड़ दो, नहीं आ रहे रेड पेन कर दो। फिर जैसे जो भी हिंदी आई उस हिसाब से पहले 75 तक आ जाओ, फिर रेड पेन वाले तो अलग कर दो। फिर जो आपके छूटे हुए हैं 2 विकल्प वाले, वो ओएमआर शीट में देखो कौन सा प्रश्न छूटा हुआ है, उस प्रश्न को आप है वो वापस समय देके ठीक से करना शुरू कर दो, फिर वो बबल्स भर दो। फिर लास्ट में 5-7 मिनट फिर ओएमआर शीट को देखो कौन सा प्रश्न और छूटा हुआ है, फिर उसमें से आपके यही छूटे हुए आएंगे कौन से, रेड पेन वाले। फिर रेड पेन वाले जो छूटे उसको फिर से देखो क्या इनमें कोई गुंजाइश है करने की, लग रहा है कि नहीं 4 और तीनों विकल्प नहीं आ रहे तो फिर छोड़ दो, थोड़े स्ट्रिक्ट रहो। मन पर नियंत्रण बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा करने के चक्कर में बाहर हो जाते हैं, ठीक है। असभ्य तुक्के ना लगाएं, सभ्य तुक्के जरूरी है। सभ्य तुक्के मतलब 2 विकल्प में जब बात आती है तो वो सभ्य तुक्का होता है, इधर ये असभ्य तुक्के बिल्कुल ना लगाएं। इस तरह से पूरा पेपर करें। अब एक चीज़ और भी है यहाँ पे, अगर आप कंफ्यूज होते हैं चीज़ों में, है ना, तो उसमें क्या कर सकते हैं हम, जैसे मान लो कि ओएमआर शीट है आपके पास में, पेपर का मेरा एक ये भी रहता था कि पूरा पेपर मैंने कभी नहीं पढ़ा, एक से लेके लास्ट तक जाता हूँ। जैसे पहला प्रश्न आया, मुझे नहीं पता दूसरा प्रश्न क्या है, मैं प्रवेश पत्र मेरा पेपर प्रश्न के 4 विकल्प पे रख देता था। प्रश्न पढ़ के मेरे दिमाग में सीधा उत्तर आ जाता, अगर आ जाता तो मैं नीचे देखता वो पढ़ा है तो मैं कर लेता, फिर उसको चेंज नहीं करता, क्योंकि अक्सर जब हम दूसरी बार प्रश्न करते हैं ना तो गलतियां करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि साथ साथ में 30 प्रश्नों को साथ साथ में भरते जाओ, क्योंकि दोबारा पढ़ना शुरू करोगे ना तो एक तो समय ज़्यादा लगेगा, दूसरा हम कई बार उत्तर चेंज करके गलत कर देते हैं। तो पहली बार जो दिमाग में आया वो बेस्ट आंसर निकलता है। फिर मैं देखा कि पहला प्रश्न मैंने पढ़ा, पढ़ते ही मेरे दिमाग में विकल्प आ गया, मैंने प्रश्न पत्र हटाया, 4 में से एक विकल्प पढ़ा था, मैंने कर लिया उसको बस, ठीक है। फिर मैंने दूसरा देखा, दूसरा सवाल देखा तो मुझे उसके प्रश्न पढ़ने के बाद मेरे दिमाग सुन कुछ भी नहीं आ रहा, 4 ऑप्शन देखे, 4 नहीं सुने, रेड कर दिया बस। तीसरा प्रश्न देखा तो प्रश्न तो पढ़ा हुआ है, आया कि सुना हुआ तो है, लेकिन विकल्प दिमाग में नहीं आ रहा है, हटाया देखा तो उसमें 2 विकल्प तो पक्के ही है, ये नहीं है, फिर मैंने उसको टिक किया, बाद में देखेंगे। तो इस तरह से मैं चलता था। तो इससे क्या होता था पता है, इससे ये होता था कि अगर एक विकल्प में आपका आंसर है सीधा निकल रहा दिमाग से बिना ऑप्शन देखे तो वो डेफिनेटली राइट है। तो एक तो मैं ऐसे चलता था, और 2 विकल्प में आता था टिक कर देता था। तो ऐसे करते करते 150 तक आ जाते, पता भी नहीं चलता। पहले 30 तक, फिर 30, एक विकल्प वाले तो फटाफट ही राइट हो जाते थे, और फिर 2 विकल्प वाले पे थोड़ा समय देते थे, लास्ट में तीसरा विकल्प, चौथे विकल्प वाले को भी देखते थे, क्या पता उसमें से कोई और बात निकल रहा है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या होती है कि पहला प्रश्न किया पहला गोला भरा, ऐसा भी नहीं करना चाहिए कई बार। क्यों? क्योंकि परीक्षा हॉल में जब हम प्रवेश करते हैं ना तो स्टार्टिंग के 5-10 मिनट तक हमारा दिमाग प्रॉपर नहीं होता है, क्योंकि कई सारी चीज़ें हमने झेल रखी होती है, स्ट्रेस वगैरह। तो 5-7 मिनट के बाद हम पेपर की गति में आते हैं, तो 4-5-7 मिनट बाद में हम हमारे दिमाग को ठीक तरीके से मैनेज करते हैं, और फिर वापस आप पहले प्रश्न से शुरू करो। पहले 5-7 देखने के बाद फिर पहले प्रश्न से वापस मामला शुरू करो, और फिर टाइम का पूरा मैनेज करो, और आधे घंटे में 15-20 मिनट में 30 के स्लॉट निकाल दो, ठीक है। और फिर 30 होते ही गोले भर दो उसके फटाफट मतलब ध्यान रखते हुए। तो इस तरह से पेपर को सॉल्व करें, और डेफिनेटली ये बहुत फ़ायदा देगा आपको। अब एक आज मैंने जो ट्रिक्स बताई है, इससे आप कम से कम 5 पुराने पेपर कर लेना, 4 या 5 पुराने पेपर, तो ये चीज़ें ठीक हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। तो ये बात थी एक तो स्ट्रेस मैनेजमेंट की और पेपर सॉल्व करने के तरीके की। पूरा पेपर कभी एक साथ मत पढ़ना, नहीं तो स्ट्रेस आ जाता बिना फालतू का। पहले प्रश्न जब पढ़ रहे हो दूसरा देखो ही मत, दूसरे पे आओगे तब तीसरा देखो ही मत, 30 तक आ जाओ। 30 में इसलिए क्योंकि 150 होते हैं तो 30 के 5 भाग में बांट लेता हूँ। 100 सवाल होते हैं तो 20 के कर लो, 50 सवाल हैं तो 10 के कर लो। तो थोड़ा क्या होता है कि दिमाग पे स्ट्रेस नहीं रहता, दबाव नहीं रहता। लास्ट में कई बार बच्चे पेपर पूरा कर लेते, गोले नहीं भरे जाते, जल्दबाजी करते हैं लास्ट में, तो इस प्रकार की गलतियां नहीं होनी चाहिए। इसलिए 5 भागों में सवालों को बांट लेते हैं हम, तो टाइम मैनेजमेंट है वो प्रॉपर बना रहता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप अनुसरण करना, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ रहेगी। और हाँ, 11 तारीख को फर्स्ट पेपर है, ठीक है, और फर्स्ट पेपर जो 11 तारीख को होगा, तो बाकी के जो ग्रुप है जो बाद में पेपर है वो 11 के पेपर की अच्छे से स्टडी कर लेना, और अच्छे से स्टडी करना, और उसके आसपास के क्षेत्र देख लेना, क्योंकि जब आगे का ग्रुप है शायद 15 को, उसका जो पेपर होगा उसमें देखना, उसमें काफ़ी सिमिलरिटी मिलेगी।
17 को जब वापस पेपर होगा फर्स्ट पेपर, तो फर्स्ट पेपर आप सब स्टडी करते जाना, ठीक है, तो बहुत बढ़िया होगा। और 11 को जो पेपर होगा फर्स्ट, उसको मैं उसी शाम को सॉल्यूशन यूट्यूब पे लाऊंगा, डिटेल से सॉल्यूशन, ताकि 15 का जो सेकंड, मेरे हिसाब से सेकंड ग्रुप का फर्स्ट पेपर 15 तारीख को होगा और फर्स्ट ग्रुप का है 11 तारीख को, तो मैं 15 को लाऊंगा, ताकि 11 को ही लाऊंगा, ताकि 15 वालों को और 17 वालों को फायदा हो जाएगा। फिर जैसे जैसे फर्स्ट पेपर होंगे मैं उसका मेरे जो पार्ट है वो मैं सॉल्यूशन करवा दूंगा, ताकि आपको फ़ायदा हो सकेगा, ठीक है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, बढ़िया से पढ़िए, इन चीज़ों का ध्यान रखिए, स्ट्रेस ना लीजिए और मस्त रहिए, क्योंकि जो होना है वो होके रहेगा। जो हमारी नियति ने तय कर रखा है, डेस्टिनी जहाँ हमारे को ले जाएगी वहाँ हम पहुँच जाएंगे, ठीक है। बाकी माँ सरस्वती पे विश्वास रखिए और अपने आप पे, अपनी सामग्री पे विश्वास रखते हुए आगे बढ़ते जाइए, भगवान सब अच्छा करेगा।